नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना का और लेकर चलेंगे आपको राजेश खन्ना के फिल्मों में आने के बहुत शुरुआती दौर में। और एक बार एक सवाल हुआ राजेश खन्ना से कि अपने पिछले जन्म में आप क्या थे, तो उन्होंने कहा कि एक एक्टर। ये राजेश खन्ना के करियर के बहुत शुरुआती दिन हैं। फिल्म राज और फिल्म आखिरी खत, ये दो फिल्में राजेश खन्ना ने साइन की और अपने नया नाम, जो राजेश खन्ना को जतिन खन्ना से राजेश खन्ना उनके मामा ने नया नाम दिया, अपने नए नाम की तरह राजेश खन्ना अभी रुतबे में तो राजाओं का राजा नहीं बने थे, लेकिन उनका बर्ताव किसी राजा से कम भी नहीं था। फिल्म राज की शूटिंग जारी थी और शूटिंग पर लेट आने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी था। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में फिल्म का एक शूटिंग शेड्यूल रखा गया और कुल्लू में काफी ठंड थी, इसलिए हमेशा की तरह सुबह की शूटिंग पर पहुंचने में राजेश खन्ना को दिक्कत होती थी। एक शाम पैकअप के बाद राजेश खन्ना ने यूनिट के कुछ सदस्यों को अपने कमरे में आने की दावत दे दी। राजेश खन्ना के कमरे में महफिल जम गई और शराब का दौर यहां पर शुरू हुआ। रात गहरी हो गई और बातों में कई घंटे बीत गए। अचानक से फिल्म का प्रोडक्शन कंट्रोलर गुस्से में कमरे के अंदर दाखिल हुआ, जिस कमरे में राजेश खन्ना अपने दोस्तों के साथ थे। सबके हाथ में शराब का गिलास देखकर उसका पारा और चढ़ गया। वो लगभग चीख कर बोला, क्या आप लोग भूल गए हैं कि आप सबको सुबह शूटिंग पर बहुत जल्दी जाना है? इसके बाद तो राजेश खन्ना की तरफ मुड़ा और गुस्से से बोला, और आप ये सब नवाबी ठाठ पहली फिल्म में शोभा नहीं देते। आप यहां शूटिंग करने आए हैं या फिर मौज मस्ती करने? इस लहजे में राजेश खन्ना से आज तक किसी ने बात नहीं की थी। ये बात उसकी बर्दाश्त से बाहर की थी और उन्होंने उस प्रोडक्शन कंट्रोलर से भी ज्यादा ऊंची आवाज में जवाब दिया, ये तुम्हारा सेट नहीं है, ये मेरा कमरा है और पैकअप के बाद मैं क्या करता हूं उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। अब कई साल से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे उस प्रोडक्शन कंट्रोलर को एक नए लड़के से ऐसे सख्त जवाब की उम्मीद नहीं थी। यूनिट में उसकी इज्जत थी और ये नया लड़का सबके सामने उससे जुबान लड़ा रहा था। ये सोचकर प्रोडक्शन कंट्रोलर का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुस्से में उसने मेज पर रखी प्लेट उठाकर जमीन पर पटक दी। प्लेट तेज आवाज के साथ चकनाचूर हो गई। राजेश की नजर में यह बदतमीजी थी। वो आपे से बाहर हो गए और चीखने लगे, तुम समझते क्या हो? तुमने प्लेट तोड़ी है, मैं पूरी मेज तोड़ दूंगा। बहस आगे बढ़ती जा रही थी। कमरे में मौजूद बाकी लोग बीच बचाव की कोशिश में लगे थे, लेकिन बात दोनों के ईगो पर आ चुकी थी। प्रोडक्शन कंट्रोलर ने राजेश खन्ना से कहा कि इस बर्ताव के साथ वो आगे इस फिल्म में काम नहीं कर पाएगा। राजेश खन्ना ने भी तुनक कर जवाब दिया, अगर ऐसी ही बात है तो मैं अभी इसी मिनट इस फिल्म को छोड़ता हूं और अब तक मेरी वजह से जितना भी खर्च हुआ है बंबई पहुंचकर मैं सब चुका दूंगा। राजेश खन्ना की बात सुनकर वो प्रोडक्शन कंट्रोलर थोड़ा ठंडा पड़ गया और मौके की नजाकत भांपते हुए उसने कहा, ठीक है, इस बात का फैसला हम कल सुबह करेंगे। और ऐसे तेवर उसने आज तक किसी नए लड़के में नहीं देखे थे और मन ही मन उसने सोचा कि इन तेवरों के साथ ये लड़का ज्यादा आगे नहीं जा पाएगा। अगली सुबह जब राजेश खन्ना शूटिंग पर पहुंचे तो कोई हंगामा नहीं था। रात के वाकये का कोई जिक्र नहीं हुआ। प्रोडक्शन कंट्रोलर भी ऐसे बर्ताव कर रहा था मानो कुछ हुआ ही नहीं और इसके बाद पूरी शूटिंग आराम से निपट गई। भारत चीन युद्ध पर आधारित मशहूर निर्माता निर्देशक चेतन आनंद की महत्वाकांक्षी फिल्म हकीकत 1964 में बहुत कामयाब रही थी। अब वो एक छोटे बजट की प्रयोगात्मक फिल्म बनाना चाहते थे और फिल्म में हीरो के लिए उन्होंने गायक भूपिंदर को चुना, जो फिल्म हकीकत में अभिनय कर रहे थे। लेकिन कुछ समय के बाद ही किसी वजह से भूपिंदर ने खुद ही ये फिल्म छोड़ दी और इसके बाद संजय खान को भी फिल्म का हीरो लेने की बात चली, लेकिन किस्मत राजेश खन्ना के साथ थी क्योंकि आखिर में फैसला राजेश खन्ना के पक्ष में हुआ। आखिरी खत
एक 15 महीने के बच्चे की कहानी थी जो बंबई में खो गया था। 15 महीने के बच्चे को स्क्रिप्ट समझाना तो मुमकिन नहीं था, इसलिए उन्होंने इस फिल्म में गुरिल्ला स्टाइल की शूटिंग करने का प्रयोग किया। शूटिंग के दौरान चेतन बच्चे को आजाद छोड़ देते थे और फिर लगातार अपनी टीम के साथ उसके पीछे पीछे रहते थे। कैमरा लगातार उस बच्चे के मूवमेंट, आवाज और एक्सप्रेशन को कैद करता रहता। फिल्म देखते वक्त किसी को अंदाजा नहीं होता था कि इतने छोटे से बच्चे से स्क्रिप्ट के मुताबिक एक्टिंग करवाना कितना मुश्किल भरा काम था। हिंदी सिनेमा में इस तरह का प्रयोग पहले कभी नहीं हुआ था जो चेतन आनंद ने फिल्म आखिरी खत में किया। फिल्म आखिरी खत बड़े शहरों में तेज रफ्तार जिंदगी के बीच खोती जा रही मासूमियत और संवेदनाओं पर एक कटाक्ष थी। निर्देशक चेतन आनंद ने बड़ी खूबसूरती से इस संदेश को हिंदी मसाला फिल्मों के ताने बाने में समेटने का प्रयास किया था। इस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म का स्क्रीन प्ले भी उस दौर की आम हिंदी फिल्मों की तरह सीधा नहीं था। कहानी की परतें एक एक करके खोलने के लिए इसमें कई फ्लैशबैक का बखूबी इस्तेमाल किया गया था। आखिरी खत को चेतन आनंद की अहम फिल्मों में अक्सर गिना नहीं जाता, जबकि सच्चाई यह है कि फिल्म नीचा नगर के साथ साथ आखिरी खत उनकी सबसे प्रयोगात्मक और बेहतरीन फिल्मों में से एक है। आखिरी खत की बात याद करते हुए उनके बेटे केतन का कहना था कि हालांकि फिल्म हकीकत को चेतन आनंद की बेहतरीन फिल्म माना जाता है, लेकिन मैं समझता हूं कि उनकी आखिरी खत ज्यादा बड़ी उपलब्धि थी, न सिर्फ उनके लिए बल्कि भारतीय सिनेमा के लिए भी। वो एक मास्टरपीस थी जिसमें मेरे पिता चेतन आनंद ने स्क्रिप्ट के छोटे से खाके के साथ शूटिंग शुरू कर दी थी और वो 15 महीने के बच्चे को शहर में खुला छोड़ देते थे और कैमरे से उसका पीछा करते थे। फिल्म आखिरी खत अपने संगीत के लिए भी याद की जाती है। फिल्म में संगीतकार खयाम ने बेहतरीन संगीत दिया। कैफी आजमी के लिखे और कुछ देर ठहर और बहारो मेरा जीवन भी संवारो को आज तक लोग भूले नहीं हैं। फिल्म के एक बेहद खूबसूरत गीत रुत जवां को गाते हुए पर्दे पर गायक भूपेंद्र भी नजर आते हैं। फिल्म में मूर्तिकार गोविंद के किरदार में राजेश खन्ना ने बेहद संवेदनशील अभिनय किया। खासतौर पर लाजो इंद्राणी मुखर्जी की मौत का सीन और पुलिस स्टेशन में हताशा से भरे अपने बच्चे के लिए तड़पने वाले सीन देखकर यह महसूस नहीं होता कि आखिरी खत राजेश खन्ना की पहली फिल्म है। उन्होंने किसी मंझे हुए अभिनेता की तरह यह रोल निभाया और पहली ही फिल्म में उनकी इंटेंसिटी की सबने तारीफ की। हालांकि फिल्म का केंद्र 15 महीने का बच्चा था और उसके साथ घटती घटनाएं थी, लेकिन बच्चे के साथ साथ 24 साल के राजेश खन्ना की परफॉर्मेंस ने भी सबको एक अजीब सी मासूमियत और एक अजीब सी ईमानदारी से परिचय कराया। और यही मासूमियत आने वाले सालों में उनकी रोमांटिक इमेज की एक अहम पहचान बनी। खासतौर पर फिल्म के आखिरी सीन में जब वो बच्चे से मिलते हैं, उनके अभिनय को बेहद पसंद किया गया। पल के झपकाते हुए गर्दन हिलाकर रोमानी अंदाज में डायलॉग बोलने की जो खास अदा आने वाले सालों में उनकी पहचान बनी, उसकी झलक भी करियर के पहले रोमांटिक गीत और कुछ देर ठहर में साफ नजर आती थी। आखिरी खत से राजेश खन्ना को एक फायदा और हुआ। राजेश खन्ना ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि अभिनेत्री वहीदा रहमान को इस फिल्म में उनका सेंसिटिव परफॉर्मेंस बेहद पसंद आया और उन्होंने फिल्म खामोशी के लिए राजेश खन्ना के नाम की सिफारिश कर दी। आखिरी खत उस साल की भारत की तरफ से एकेडमी अवार्ड्स, ऑस्कर अवार्ड्स में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी के लिए ऑफिशियल एंट्री थी। यह अलग बात है कि किसी वजह से यह फिल्म समय पर वहां पहुंच ही नहीं पाई। हालांकि राजेश खन्ना की पहली साइन की हुई फिल्म जीपीसीपी की राज थी, लेकिन 1966 में रिलीज हुई आखिरी खत राजेश खन्ना की पहली रिलीज फिल्म बनी। अफसोस कि अपने सब्जेक्ट पर समीक्षकों की खूब तारीफ बटोरने के बावजूद आखिरी खत बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। राजेश खन्ना की पहली फिल्म सुपर फ्लॉप। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।